नमस्कार। जन शोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने वन प्रबंधन के क्षेत्र में यह कहें कि जो वन प्रबंधन की बॉडी है यानी फॉरेस्ट और उसका जो मैनेजमेंट का अमला आईएफएस अधिकारी, उनके लिए एक नया निर्णय किया है। अब सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि आईएफएस अधिकारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के लिए नई प्रणाली लागू होगी और जो इन आईएफएस अधिकारियों की जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होगी उसमें कलेक्टर की भी टिप्पणी अब शामिल की जाएगी। पहले ये नहीं होता था। आईएफएस लॉबी के या आईएफएस के वन विभाग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी इसे लिखा करते थे। इससे होता ये था कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सीधा दबाव वन विभाग और वन अमले के ऊपर नहीं होता था, खासकर आईएएस अधिकारियों के ऊपर, क्योंकि रैंक के हिसाब से देखा जाए तो आईएएस जो कलेक्टर बनता है और आईएफएस जो वन का प्रबंधन का डीएफओ बनता है या सीएफ की पोस्ट में होता है, वो लगभग रैंक में बराबर होता है। इसलिए भी कलेक्टर इनके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में कोई टिप्पणी पहले नहीं किया करते थे, परंतु अब वर्तमान में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब कलेक्टर इनके एनुअल रिपोर्ट में टिप्पणी करेगा। हालांकि सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में तो ये कहा गया है कि इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता आएगी और दोनों विभागों के बीच में एक समन्वय स्थापित हो सकेगा, मगर वास्तविकता इससे कहीं अलग दिखाई देती है। हाँ, ये बात भी सही है कि इस तरीके की व्यवस्था नहीं होने की वजह से कलेक्टर आईएफएस अधिकारियों को उतना दबाव नहीं बना पाते थे जितना कि वो ज़रूरी समझते थे। उस वजह से भी कई कामों में दिक्कत होती थी, मगर ये उस दिक्कत से शायद कहीं कम है जो वन प्रबंधन को और वन को बचाने का एक बड़ा मुद्दा हमारे सामने है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जिला स्तर पर राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम और माइनिंग एवं वन और प्रशासन, ये दोनों इन विभागों को देखने की जरूरत होती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वन क्षेत्र में भी काम करता है और वहाँ पे इसके माध्यम से रोजगार सृजित किए जाते हैं, कुछ काम किए जाते हैं। भूमि अधिग्रहण में भी वन की भूमि भी अधिग्रहित की जाती है और इसका आज पूरे देश में बहुत सी जगहों में विरोध भी हो रहा है, जिसमें वन विभाग उनके साथ खड़ा भी होता है। कर्नाटक इसका एक उदाहरण है। हालांकि कुछ जगहों में वन के अधिकारी भी इस तरीके की गफलत करते पाए जाते हैं, जिसका कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय समुदाय विरोध करता है। वह भी एक दृश्य है, वह भी एक इस तस्वीर का एक पहलू है, मगर फिर भी वन के महकमे ने वन क्षेत्र को काफ़ी हद तक बचा के तो रखा ही हुआ है। इन सब योजनाओं की प्रक्रियाओं में कलेक्टर की भूमिका अहम हो जाती है, जिसके लिए यह टिप्पणी आवश्यक है। हालांकि इसमें इस टिप्पणी की आवश्यकता नहीं थी, केवल एक प्रबंधन की दृष्टि से ही करना था, तो कलेक्टर्स में गाइडलाइन हमेशा से ही देते रहे हैं, आगे भी दे सकते थे, मगर इस परिस्थिति को बदला। इसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं जो भविष्य में हमारे सामने आए। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि कलेक्टर की इसमें व्यापक जो जिम्मेदारी है उसको देखते हुए नई व्यवस्था के तहत वरिष्ठ अधिकारी
कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एसीआर अब विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। पहले डीएफओ के लिए एसीआर में जिला कलेक्टर की टिप्पणी नहीं हुआ करती थी, उनके वरिष्ठ आईएफएस अधिकारियों की टिप्पणी हुआ करती थी, जिससे उनका एक आकलन किया जाता था। इसकी वजह से कभी कभी इन दो प्रमुख विभागों में कुछ मतभेद और कुछ मनमुटाव भी दिखाई देते थे। कई बार इनकी आपस में भिड़ंत होती रहती थी, जिसे इसको एक निर्णय के माध्यम से कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश की गई, ऐसा सरकार का कहना है। हालांकि ये कितना सही है वो लगता नहीं। सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि आईएफएस अधिकारियों की एसीआर लिखने की मुख्य जिम्मेदारी तो आईएफएस के पास होगी, मगर उसमें कलेक्टर अब टिप्पणी करेंगे। कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों की प्रदर्शन के बारे में व्यापक जानकारी से अधिकारी के विषय में निर्णय लेने में एक सहूलियत हो सकेगी। सरकार ने कहा है कि उसकी इस प्रक्रिया की पहल का मकसद वन प्रबंधन में जुड़े मसलों में सहयोग और पारदर्शिता को बढ़ाना है। यह बदलाव अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए भी बेहतर प्रक्रिया साबित होगी, ऐसा सरकार का कहना है। मगर जहाँ तक जनशोध देख पा रहा है और जो मीडिया रिपोर्ट आ रही हैं और कुछ सूत्र हमारे जो बता रहे हैं, यह निर्णय कर्नाटक के सारे घटनाक्रम से प्रभावित होकर लिया जा रहा है, जिसमें वहाँ के वन विभाग ने स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार के भी वन क्षेत्र को लगभग 1 लाख वृक्ष काटने के निर्णय को चुनौती दी है और इसे स्वीकार करने का लिए वो प्रयासरत है। वर्तमान की वहाँ कांग्रेस सरकार ने सिद्धारामैया की सरकार ने उसे तो निरस्त कर दिया है, मगर इस तरह की घटना को ही दृष्टिगत रखते हुए शायद यह निर्णय लिया जा रहा। पहले भी कलेक्टर के सीधे आईएफएस अधिकारियों पर कोई दबाव नहीं था, वे अपनी मर्जी से काम करते थे, क्योंकि उन्हें जो भी रिपोर्टिंग करनी होती थी और उनकी जो भी एसीआर वगैरह लिखी जाती थी उनके वरिष्ठ अधिकारी लिखते थे, और दोनों के गोल्स लगभग एक ही हुआ करते थे, जो कि फॉरेस्ट डेवलपमेंट या वन विकास हुआ करता था। अब स्थितियां बदल जाएंगी, माइनिंग भी इसमें एक बड़ा फैक्टर रोल प्ले करेगा, और अब जब माइनिंग की बात आएगी तो सीधे स्टेट कलेक्टर पर दबाव बनाएगा और कलेक्टर आईएफएस के ऊपर दबाव बना के वह माइनिंग को लीज को आसान बना देगा और उसके लिए वन भूमि आसानी से अधिग्रहित की जा सकेगी, जो कि अभी कुछ मामलों में नहीं हो पाती है, क्योंकि वन के अधिकारी जो हैं, आईएफएस अधिकारी हैं, वो इस मुद्दे पर अपना कड़ा रुख अपना लेते हैं और वे वन को मिटने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से प्रशासन को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले ऐसे कोई नियम नहीं थे जिससे कि आईएफएस के ऊपर सीधा दबाव बनाया जा सके। सरकार ने एक नया तरीका अपनाया है जिससे कि आईएफएस लॉबी पर दबाव बनाया जा सकेगा और वे सरकार के मुखिया कलेक्टर, जो कि जिले में मुखिया होगा कलेक्टर, उसके माध्यम से आईएफएस अधिकारियों पर दबाव बनाकर सरकार अपना जो भी मंसूबे उसे पूरा करने का प्रयास करेगी। अब देखना ये है कि ये निर्णय हमारे मध्य प्रदेश के घने और बेहद समृद्ध जंगल के लिए अच्छा होता है, या ये उसे नुकसान पहुंचाने की एक कड़ी है। ये आने वाला समय बताएगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।